नमस्कार मित्रों, मैं उमाशंकर जोशी गुरु मंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग सिद्धांत कौमुदी की चर्चा कर रहे थे और पिछले वीडियो में हम लोगों ने अच अर्थात स्वरों के भेद की चर्चा की। मित्रों, अब जिस प्रकरण की हम चर्चा करने वाले हैं वो है सवर्ण संज्ञा, और सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र मित्रों तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम ये जो सूत्र है ये सवर्णी संज्ञा करने वाला सूत्र है। मित्रों, इस सूत्र में तुल्य, आस्य, प्रयत्नम, सवर्णम चार पद हैं। इसमें कौन कौन सा है मित्रों? तुल्य, आस्य, प्रयत्नम और सवर्णम। अब तुल्य का मतलब होता है समान। तुल्य से तात्पर्य क्या है मित्रों? समान। आस्य जो पद है, इस आस्य पद से तात्पर्य होता है मित्रों उच्चारण स्थान। क्या तात्पर्य होता है? उच्चारण स्थान। तालु आदि जो उच्चारण स्थान है, तालु है, कंठ है, मुर्दा है, तो ये जो हमारे उच्चारण स्थान है उससे तात्पर्य आस्य का। मित्रों, यहाँ ये जो प्रयत्नम शब्द दिया गया है, इस प्रयत्नम शब्द से तात्पर्य होता है आभ्यंतर प्रयत्न। अर्थात सूत्र का अर्थ क्या हुआ कि तुल्य यानी जिसके समान हो, आस्य और प्रयत्न। आस्य का मतलब उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न। तो प्रयत्न से क्या तात्पर्य यहाँ पर मित्रों? आभ्यंतर प्रयत्न। तो ऐसे वर्णों की कौन सी संज्ञा होती है मित्रों? सवर्णी संज्ञा होती है, अर्थात सवर्णी वर्ण कहलाते हैं वो। तो अर्थ हो गया सूत्र का कि तालु आदि जो हमारे उच्चारण स्थान हैं और जो आभ्यंतर प्रयत्न हैं, यदि ये दोनों जिन वर्णों के समान होते हैं, यानी उन्हीं वर्णों को हम परस्पर कौन से वर्ण कहते हैं? सवर्णी वर्ण कहते हैं। तो मित्रों, आपके समझ में आ गया होगा कि सवर्णी संज्ञा जो करने वाला सूत्र है वो है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। कौन सा सूत्र है मित्रों? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। अब ये जो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तो सवर्णी संज्ञा करता है ये। तो परीक्षा में यदि ये प्रश्न पूछता है कि सवर्णी संज्ञा केन सूत्रेण भवति, तो तुल्य आस्य प्रयत्नम सवर्णम। इसके बाद में मित्रों के क्रमांक पे लिखा हुआ है वाच्यम। वाच्यम से तात्पर्य होता है मित्रों वार्तिक। वाच्यम से तात्पर्य क्या है? वार्तिक। वार्तिक लिखने वाले कौन? कात्यायन। तो कात्यायन ऋषि ये कह रहे हैं कि री ली वर्णयोर मितः सावर्ण्य वाच्यम। अर्थात मित्रों, ये जो री वर्ण है और ये जो ली वर्ण है, तो री और ली कितने वर्ण हैं? दो। आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि री के कितने भेद होते हैं? 18, और ली के कितने भेद होते हैं? 12। तो कात्यायन ऋषि ये कह रहे हैं कि री ली वर्णयों, अर्थात री और ली जो वर्ण है, मितः सावर्ण्यम, इनकी भी परस्पर सावर्णी यानी सवर्ण संज्ञा होती है। तो री और ली दोनों वर्णों की कौन सी संज्ञा होती है? सवर्ण संज्ञा। इसलिए मित्रों, यदि परीक्षा में प्रश्न ये पूछा जाए कि री स्वर के कितने भेद हैं, तब तो आंसर क्या आएगा मित्रों? अष्टादश यानी 18। और यदि प्रश्न ये पूछा जाए कि ली के कितने भेद हैं, तो मित्रों आंसर क्या आएगा? द्वादश यानी 12। और अगर प्रश्न ये पूछ ले कि बताओ री वर्ण की संख्या कितनी है, तो मित्रों फिर आंसर कितने आने वाले हैं? 63 यानी 30। पुनः एक बार समझें कि री के भेद पूछेगा तो अष्टादश, ली के भेद पूछेगा तो द्वादश, और अगर संज्ञा पूछ ली, क्योंकि सवर्ण संज्ञा होने पर दोनों के कितने हो जाते हैं संज्ञा? 30 यानी 63 हो जाती है। तो री ली वर्णयोर मित सावण्यम वाच्यम, ऐसा कहने से इस सूत्र का अर्थ प्रकट होता है कि री और ली वर्ण की सवर्णी संज्ञा होती है। तो मित्रों, सवर्ण संज्ञा करने से संबंधित आप लोगों ने दो जानकारी प्राप्त की। एक तो जिन वर्णों के उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान है उन वर्णों की सवर्णी संज्ञा होती है, और री और ली जो वर्ण हैं इनको कात्यायन ऋषि ने सवर्णी वर्ण कहा है। तो इनकी संज्ञा कितनी होती है मित्रों? 63 यानी 30। अब मित्रों बात आती है उच्चारण स्थानों की। तो मित्रों, आपके यहाँ पर उच्चारण स्थानों की यदि हम बात करते हैं तो देखिए, उच्चारण स्थानों से संबंधित आपके यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, और उच्चारण स्थान कितने होते हैं पहले तो हमें ये वाला प्रश्न आना चाहिए। तो मित्रों, पिछले वीडियो
जो बूझो तो जाने प्रश्नोत्तरी है उसमें जो दूसरा नंबर का वीडियो है उसमें हम लोगों ने उच्चारण स्थानों से संबंधित बहुत अच्छे से चर्चा की है, तो आप वहां भी उसको अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर भी हम लोग इसकी चर्चा करने वाले हैं मित्रों। यदि सामान्यतः उच्चारण स्थानों की बात की जाए कि कति उच्चारण स्थानानि, तो सप्त उच्चारण स्थानानि। कितने हैं मित्रों? 7 उच्चारण स्थान हैं। और 7 उच्चारण स्थान, तो पाणिनि शिक्षा में यदि उच्चारण स्थानों की बात करेंगे तो वहां अष्ट यानी 8 उच्चारण स्थान दे रखे हैं। अब मित्रों 7 उच्चारण स्थान आप लोग जानते ही हैं, तो उच्चारण स्थान 7 कौन कौन से, उनकी चर्चा आप बूझो तो जाने प्रश्नोत्तरी के दूसरे वीडियो में देख सकते हैं। यहां हम कौन से वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान है उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो मित्रों यहां पर जो पहला सूत्र है वो है हमारा अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। यहां आप देख पा रहे हैं अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, यानी कि जो अकुह। अब देखिए मित्रों यहाँ ये जो ए है, तो ऐसे तात्पर्य आपका आ भी आ गया, और ऐसे संबंधित जितने भी आप लोगों ने भेद पढ़े हैं वो सारे भेद इसके अंतर्गत आ जाते हैं। यानी कि जो आपने अष्टादश वेद पढ़े हैं कि उन सभी का उच्चारण स्थान क्या है मित्रों? कंठ है। उसके बाद में मित्रों कु से तात्पर्य है मित्रों कैवर्ग। कु से तात्पर्य क्या है मित्रों? कैवर्ग। तो कु से तात्पर्य आपका क्या है मित्रों? कैवर्ग। और कैवर्ग में कितने वर्ण आते हैं मित्रों? 5 वर्ण आते हैं, क, ख, ग, घ और ण। तो इस तरीके से ये जो 5 वर्ण हैं कैवर्ग के, इनका उच्चारण स्थान क्या है मित्रों? कंठ है। मित्रों उसके बाद में आपका अगला है अगला वर्ण कौन सा है मित्रों? है। तो है का उच्चारण स्थान भी क्या है मित्रों? कंठ है। और अंत में दे रखा है विसर्जनीया, यानी कि विसर्ग जो आपका उच्चारण, विसर्ग जो वर्ण है उसका उच्चारण स्थान भी क्या है मित्रों? कंठ है। तो आपको अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा मित्रों। इसके बाद में जो दूसरा सूत्र है वो है इचु यसानाम तालु। कौन सा सूत्र है मित्रों? इचु यसानाम तालु। तो आपको यहाँ दिख रहा है इचु यसानाम तालु। तो ई से तात्पर्य आपका ह्रस्व ई भी हो जाएगा, आपका दीर्घ ई भी हो जाएगा, और जो आपने ई के अष्टादश यानी 18 वेद बताए हैं वो सभी प्रकार के ई का उच्चारण कौन सा होगा मित्रों? तालु होगा। फिर आपका चू है। चू से मित्रों तात्पर्य होता है चय वर्ग, और चय वर्ग में आपके जितने भी वर्ण हैं चय, छय, जय, जय और य, इन 5 वर्णों का उच्चारण स्थान भी क्या है मित्रों? तालु है। इसके बाद में मित्रों आपका य वर्ण, और उसके बाद में आपका श। तो ये जो श आपका, ये कौन सा श है? तालु से उच्चरित बोलने वाला स्वर है। तो इस श को हम कौन सा शकार भी कहते हैं मित्रों? तालव्य शकार भी कहते हैं। तो अगर इन ध्वनियों का नाम पूछेगा तो नाम हम बताएंगे कि ये सारे के सारे कौन से हैं? तालव्य शकार हैं। आइए मित्रों आगे की चर्चा करें। हम आगे की चर्चा करते हैं। तो मित्रों अगला जो सूत्र है हमारा वो है ऋतु रसाणाम मूर्धा। कौन सा सूत्र है मित्रों? ऋतु रसाणाम मूर्धा, अर्थात री, यहां समझेंगे री और री के जितने भी आपके अष्टादश यानी 18 वेद हैं वो सभी री, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा मित्रों रे, और इस स का उच्चारण स्थान भी क्या है मित्रों? मूर्धा है। तो ये कौन सा शकार हो गया? मूर्धन्य शकार हो गया। अर्थात इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है मित्रों? मूर्धा है। तो ऋतु रसाणाम मूर्धा। इसके बाद मित्रों चौथा सूत्र जो दे रखा है वो है आपका ऋतु लसानाम दंता। क्या सूत्र है मित्रों? ऋतु लसानाम दंता। तो ऋतु लसानाम दंता जो सूत्र है उसकी चर्चा भी आप लोग यहाँ सीखे हैं कि ऋतु लसानाम दंता अर्थात ली वर्ण। अब ली के कितने भेद है मित्रों? 12 अर्थात 12 भेद, और ल और श, और मित्रों इसमें ऋतु यानी तय वर्ग रह गया। तो तय वर्ग अर्थात तय, थ, द, ध, न, ये जो 5 वर्ण हैं इन वर्गों का उच्चारण स्थान भी क्या है मित्रों? दंत है। तो ऋतु लसानाम दंता। मित्रों इसके बाद में अगला सूत्र की हम चर्चा करते हैं। तो अगला सूत्र है उपपदमानिया नाम ओष्टव। तो मित्रों उ और उ, यह ह्रस्व और दीर्घ लौकिक संस्कृत में प्रयोग होता है, प्लुत स्वरों का वैदिक संस्कृत में प्रयोग होता है, लेकिन उच्चारण स्थान यहाँ हम लोगों को समझ लेना है। उ तो कितने भेद है मित्रों? इनके अष्टादश यानी 18। तो इन 18 वर्णों का उच्चारण स्थान भी क्या है? ओष्ठ है मित्रों। फिर देखिए यहाँ पर पू से तात्पर्य मित्रों क्या है? पैवर्ग, और पैवर्ग में 5 वर्ण आते हैं आपके प, फ, ब, भ में, और उसके बाद में वर्ण लिखा हुआ है उपपदमानीय। मित्रों उपपदमानीय वर्ण किसे कहते हैं? तो यहाँ देख लेते हैं, ये अयोगा वर्णों के अंतर्गत आते हैं। तो प और फ से पहले आपको एक चिन्ह दिखाई दे रहा होगा,
इस तरीके का। मित्रों ये जो चिन्ह है इसको अर्ध विसर्ग कहते हैं, यानी प्रागर्ध सैदृश विसर्ग, इसको आधा विसर्ग भी कहा जाता है। तो हम ये कहेंगे पे और फे से पहले यदि ये चिन्ह लगते हैं तो इनको हम किसके नाम से जानते हैं? अर्ध विसर्ग के नाम से जानते हैं, आधे विसर्ग के नाम से जानते हैं, और इन्हीं वर्णों को फिर हम क्या कहते हैं? उपपदमानीय वर्ण कहते हैं। तो उपपदमानीय वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है मित्रों? ओष्ठ है। इसके बाद मित्रों अगला सूत्र है अपना यम गणना नाम नासिका च, अर्थात यम गणना नाम यम गणन अर्थात जो वर्ग के पंचम वर्ण हैं, किसके मित्रों? वर्ग के, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग, प वर्ग। इस तरीके से आपके जो 5 वर्ग हैं, इन पांचों का जो पंचम वर्ण है उन्हें हम कहते हैं अनुनासिक। कौन से वर्ण कहते हैं मित्रों? अनुनासिक वर्ण कहते हैं। अनुनासिक इसलिए कहते हैं कि मुख नासिका वचनो अनुनासिका, अर्थात इनका जो उच्चारण है वो मुख और नासिका दोनों से सहायता से होता है। तो नासिका च, तो सूत्र में लिखा हुआ है नासिका च। तो मित्रों नासिका से संबंधित ना गए और च से तात्पर्य और जो हमने मुख आदि जो उच्चारण स्थान पढ़ रखे हैं, तालु आदि जो उच्चारण स्थान पढ़ रखे हैं वो, अर्थात मुख और नासिका। तो यम गणना नाम नासिका च। मित्रों इसके बाद में आपका अगला सूत्र है ए दैतो कंठ तालु, अर्थात ए और ऐ इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु, कंठ और तालु। अब क्यों है कंठ और तालु? तो देखो ए जो वर्ण है ये किससे मिलकर के बनता है? ए और ई से। तो ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, और ई का क्या है? तालु, इसलिए उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ तालु। मित्रों अगला सूत्र है ओ दौतो कंठ ओष्टम, अर्थात ओ औ, ये दो हैं ओ और औ, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठ। तो ये जिह्वा मूल्य वर्णों के नाम से जानते हैं हम। अगर यही चिन्ह पे और फे से पहले आ जाएगा तो इन्हें हम किसके नाम से जानेंगे? उपपदमानीय वर्णों के नाम से जानेंगे, और इन्हें हम किसके नाम से जानेंगे? जिह्वा मूल्य। तो क और ख से पहले आधा विसर्ग हो तो जिह्वा मूल्य वर्ण, और पे और फे से पहले आधा विसर्ग हो तो उपपदमानीय वर्ण होता है। मित्रों आइए इसके बाद में अंतिम सूत्र की ओर चर्चा करते हैं, और अंतिम सूत्र है अपना नासिका अनुस्वारस्य, यानी कि ये जो अनुस्वार है शिरोरेखा के ऊपर जो बिंदी दिखाई हमें देती है इसे हम अनुस्वार के नाम से जानते हैं। ये भी अयोग व वर्ण है, इनकी चर्चा भी हमने बूझो तो जाने प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत की है, तो आप वहाँ पर भी इन वीडियो को देख सकते हैं। तो ये जो अनुस्वार है, इस अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है मित्रों? नासिका। सिर्फ और सिर्फ क्या है? नासिका। तो हम कह सकते हैं कि जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम के बाद में जो अंतिम सूत्र है वो क्या है? अनुस्वारस्य नासिका, अर्थात नासिका अनुस्वारस्य। तो नासिका से अंतिम अनुस्वार का उच्चारण स्थान है कौन? नासिका। तो आप किसी भी प्रकार के परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं मित्रों, चाहे वो सीटेट की परीक्षा हो, रीट की परीक्षा हो, एमपी टेट, यूपी टेट, एच टेट, या क्लास 12 या वरिष्ठ उपाध्याय या प्रवेशिका, शिक्षा शास्त्री, किसी भी प्रकार की प्रीवियस जैसे कंपटीशन की जो कक्षाएं होती हैं या विद्यालय स्तर की जितनी भी कक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं में लघु सिद्धांत कौमुदी प्रश्न पत्रों का मूल आधार होता है। इसलिए यदि आप मूल आधार को ही तैयार कर लेंगे तो परीक्षा में निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करेंगे। और ये जितने भी विषय हम लोग पढ़ रहे हैं सब प्रामाणिक विषय है, किसी भी गाइड से या किसी भी अन्य पाठ्य पुस्तक से नहीं है। लघु सिद्धांत कौमुदी से हम लोग पढ़ रहे हैं जो पूर्ण रूप से प्रामाणिक पुस्तक मानी जाती है। तो मित्रों आज हम लोगों ने सवर्णी संज्ञा के साथ साथ वर्णों के उच्चारण स्थान भी पढ़े। तो अब आप लोग सीख गए होंगे कि वर्णों के उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं। परीक्षा में यदि किसी प्रकार का प्रश्न आए तो आप लोग हल कर सकते हैं। मित्रों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें। आने वाले समय में बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, और पूरी लघु सिद्धांत कौमुदी की चर्चा हम लोग अब इस यूट्यूब चैनल पर करने वाले हैं, और घर बैठकर आप अपनी तैयारी करते रहें। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।